Hello friends, welcome to my channel Uncovering UPSC. So today we are going to start Munal Sir Economy Notes for UPSC aspirants. So बताने की शायद मुझे इतनी भी ज़रूरत नहीं है कि what is the importance Munal Sir Economy Notes for UPSC aspirants. I think all of us must heard समथिंग अबाउट सबने कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा मुनाल सर के बारे में, जिनको ज़्यादा नहीं पता, पर फिर भी हमारे ये टीचर इतने अच्छे तरीके से जो इकोनॉमी करवाते हैं और उन्होंने पढ़ाने का बिल्कुल ट्रेंड ही चेंज कर दिया और इतना मतलब कि बेनिफिट हुआ है इस कोर्स जो मुनाल सर का स्टाइल ऑफ टीचिंग है. सो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस, नो डाउट. बहुत ही अच्छा है. और प्रीलिम्स में जैसे कि क्वेश्चंस हमारे आते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स, आई थिंक सारे के सारे मुनाल सर की इकोनॉमी के नोट से हो जाए. और जैसे कि ये अभी हमारा पीसीबी 10 चल रहा है 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए, 2024 टू 525 के लिए. तो इसमें सारे अपडेट्स हैं. तो सबसे पहले आई वांट टू एक्सप्रेस माई थैंकफुलनेस टू मुनाल सर फॉर टीचिंग अस. मतलब कि इतने हेल्पफुल नोट्स हैं इकोनॉमी के सर के कि आई एम वेरी ग्लैड कि मैं सर के नोट्स को रेफ़र कर रही हूँ अपनी प्रेपरेशन में. सो आई होप कि मैं इस वीडियोस के थ्रू, जो कि आने वाली बाकी भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारा कोर्स करवाऊँ, कि मैं उन बच्चों तक भी मुनाल सर की इकोनॉमी के नोट्स और जो सर ने हमें पढ़ाया है, सर की टीचिंग्स में उन सब बच्चों को भी उन तक वो पहुंचा सकूं जिनको अभी कुछ नॉलेज नहीं है इकोनॉमी की, या फिर जिनको इकोनॉमी डिफ़िकल्ट लगती है. और इन नोट से आई कैन अश्योर यू कि मेरे हार्डवर्क से और सर की जो इकोनॉमी के नोट्स हैं, आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा. एंड वंस अगेन थैंक यू टू मुनाल सर. सो लेट्स बिगिन. ऑल राइट. सबसे पहले सर ने ये दे के रखा है वेटेज क्या है हमारी प्रीलिम्स में, किस पिलर से. ओके, पहले मैं आपको बता दूँ, सर ने पूरे के पूरे इकोनॉमी कोर्स को अपने 6 पिलर्स में डिवाइड करके रखा है. ओके, आई मीन पूरे सिलेबस को उन्होंने 6 पिलर्स बना दिए, जो कि हम पढ़ेंगे आगे. इससे कि ये पढ़ने में और सारे रिलेटेड टॉपिक एक ही पिलर में मिल जाते हैं, उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है, पढ़ने में आसानी रहती है. वी कैन इंटर रिलेट टॉपिक्स वेरी वेल. ओके, उसके बाद ये वेटेज दी रखी है. जैसे कि 2023 में पिलर 1 से आए हमारे 7 क्वेश्चंस, सेकंड से 1, थर्ड पिलर से 3, फोर्थ पिलर से 4. उसके बाद ये देखो, फिफ्थ पिलर से 4 और 6 पिलर से 2. ऐसे ही बाकी सारे 2018 से दे के रखा है डाटा. और ये हमारा मेंस के लिए 2018 से 2023 का अभी मेंस हुआ नहीं था जब तक ये हैंडआउट्स आई थिंक अपडेट हुए होंगे. सो लेट्स बिगिन. और एक पॉइंट और यहाँ पे ये देखो, जो हमारे फर्स्ट पिलर है मोस्ट यूज़फुल इन प्रीलिम्स लिखा हुआ है, और इसका वेटेज भी सबसे ज़्यादा है, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं. सो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि फ़र्स्ट पिलर को आप जितना अच्छे से कर, आपको ये फर्स्ट पिलर अच्छे से पढ़ लेना चाहिए. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट पिलर, इकोनॉमी पिलर 1A1. Pillar 1 to 6, like first pillar, so it is also subdivided in many small divisions, जैसे A1, A2, B1, B2 and so. ओके, सो फर्स्ट है हमारा A1, पिलर 1A1, मनी बार्टर टू बिटकॉइन. ओके,
ये हमारा इंडेक्स है, कंटेंट्स का टेबल है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। बार्टर सिस्टम एंड इट्स डिसएडवांटेजेस, मनी के फंक्शंस, वॉल्यूशन टाइप्स, ठीक है। उसके बाद डीमोनेटाइजेशन ऑफ फिएट मनी, रीडेनोमिनेशन बैंक मनी, डिपॉजिट मनी, ये हमारा सारा। और एक मैंने ये पढ़ के मतलब ये मैंने पढ़े हुए हैं, तो ये बड़ी हेल्प इस इन ये जो हमारा इंडेक्स दे के रखा है ना सर ने, टेबल ऑफ कंटेंट, इससे बड़ी हेल्प मिलती है जब हम रिवीजन करते हैं अपने। कि अगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम फुल फ्लैज जो हमारे नोट्स हैं उनको रेफ़र कर सके, आप इनको भी एक बार, इंडेक्स को भी एक बार देख लो ना, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारा हो गया सारा इंडेक्स। उसके बाद है हमारा फर्स्ट टॉपिक, बार्टर सिस्टम एंड इट्स डिसएडवांटेजेस। आई थिंक ये बड़ी यूनिक अजीब फैक्ट है कि कोई टॉपिक दिया है, उसके आगे उसके एडवांटेजेस लिखने की बजाय उसके डिसएडवांटेजेस हमें पहले बताया है, बट इट्स ट्रू, आपको पता चल जाएगा अभी। सो सबसे पहले बार्टर सिस्टम होता क्या है, आपने पढ़ा ही होगा कि बार्टर सिस्टम जब हमारी मनी मतलब किसी भी फॉर्म में हमारा पैसा लेन देन का एक जरिया नहीं था, तब हम डिमांड्स तो तब भी थी इंसान की, खाना भी चाहिए उसको, मतलब वीट भी चाहिए उसको, क्लोथ्स भी चाहिए, शेल्टर, मतलब हर तरह की मेडिसिन भी चाहिए, डिमांड तो तब भी थी, बट वो किस फॉर्म से एक दूसरे को ट्रांजैक्शन करते होंगे, तो डैट इज़ बार्टर सिस्टम। ओके, बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि आप दो टू पर्सन्स में आप ये डील कर लेते हो, जैसे पर्सन ए पर्सन बी, आपने डील कर ली कि आई हैव वीट, आई हैव सरप्लस वीट, मतलब कि वीट अगर किसी ने खुद के लिए ग्रो किया है तो उसकी फैमिली को वो पूरा पड़ गया, उसके बाद उसके पास इनफ और है जो उसको नहीं चाहिए या ख़राब हो जाएगा, उसका करे क्या। सो ए कह रहा है आई हैव सरप्लस वीट टू गिव समवन, किसी को भी मैं दे दूँ पर उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। बी कहता है आई हैव सरप्लस वेजिटेबल्स, जो कि उसने खुद के लिए ग्रो की होगी, है ना। तो ए के पास सरप्लस वीट है, बी के पास वेजिटेबल्स है। अब बी के पास वीट नहीं है, ए के पास वेजिटेबल्स नहीं है, सो इन दोनों के बीच में डील हो जाती है कि ठीक है, ए कहता है बी को कि मैं तुम्हें, ए बी को कहता है मैं तुम्हें अपना वीट दे दूँगा जो मेरे पास सरप्लस है, क्योंकि वो तो वैसे भी ख़राब हो जाएगा। और बी कहता ओके, इफ़ यू कैन गिव मी सम वीट, तो उसके बदले मैं तुम्हें अपनी सरप्लस जो मेरे पास इनफ वेजिटेबल्स हैं, मैं तुम्हें वेजिटेबल्स दे दूँगा। अब कोई वीट खा के तो ज़िंदा नहीं रह सकता और ना ही कोई वेजिटेबल्स सिर्फ खा के टाइम अपना निकाल सकता है, तो हर चीज़ चाहिए, या चाहिए होती भी थी उस टाइम में भी। सो इन दोनों के बीच में डील होगी, इन दोनों ने एक्सचेंज कर लिया वीट के बदले वेजिटेबल। सो दिस इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम, इन विच दे डील और इन विच दे ट्रांजैक्ट विदाउट एनी फॉर्म ऑफ मनी। इसमें मनी नाम की कोई चीज़ ही नहीं आई, एक हाथ से एक चीज़ लो और दूसरी दे दो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बार्टर सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद हमारा है, एंड उसके बाद हमारा ये एक और फैक्ट है कि बार्टर सिस्टम, ये तो हमें पता चला गया कि बार्टर सिस्टम का मीनिंग क्या है। उसके बाद बार्टर सिस्टम शुरू किसने किया गया था, मेसोपोटामियम जो ट्राइब्स थी उस टाइम पे, मेसोपोटामियन ट्राइब्स के द्वारा बार्टर सिस्टम शुरू किया गया था। एंड दिस फैक्ट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू, ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में तो नहीं आएंगे, यूपीएससी में इट्स वेरी सिंपल, बट फिर भी आपको ये फैक्ट एज अ फैक्ट याद होना चाहिए कि अगर किसी छोटे मोटे एग्ज़ाम के लिए आप कर रहे हो तो उसमें शायद आपको हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। और अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं हमारे बार्टर सिस्टम के, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, अगर आपको बार्टर सिस्टम के थ्रू ट्रेड करना है विदाउट इन्वॉल्विंग एनी काइंड ऑफ मनी, आपको मतलब टू साइड, दोनों तरफ आपको ज़रूरत में डिमांड होनी चाहिए किसी के लिए। जैसे मैंने फर्स्ट केस में पढ़ाया, ए हैज़ वीट, बी हैज़ वेजिटेबल्स, ठीक है। अब अगर बी बोल दे कि मुझे वीट नहीं चाहिए, मुझे तो राइस चाहिए, बट ए बोल दे मेरे पास तो राइस है ही नहीं,
मेरे पास तो सिर्फ वीट है। तो ये बोलेगा अगर तुम्हारे पास राइस नहीं है बट आई वांट राइस, तो मैं अपनी वेजिटेबल्स तुम्हें नहीं दूंगा। ठीक है। तो इस सिस्टम में वही है कि दोनों तरफ वो वाली डिमांड्स होनी चाहिए जो एक दूसरे की ट्रांजैक्शन को फुलफ़िल कर दे। अब वो ढूंढना तो थोड़ा तो मुश्किल होगा ही ना। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद सर्च कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज़ हाई। वो कैसे? जैसे सेम है कि अगर आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाले बंदे नहीं मिल रहे एक टाइम पे, कि जिसको आपकी चीज़ चाहिए और आप उसकी ले लो उसके बदले, तो आपको सर्च करने में भी टाइम लगेगा तो मे भी आपको ट्रैवल भी करना पड़े, उसका भी कॉस्ट लगेगा। सो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाई हो जाएगा। और उसके बाद कुछ गुड्स होती हैं जैसे मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स होगी, जो पेरिशेबल होती हैं और ज़्यादा टाइम तक वो नहीं चल पाएंगी। ठीक है। तो इस केस में पेरिशेबल कमोडिटीज़ तो एक टाइम के बाद वो ख़राब हो जाएंगी, तो उसका भी लॉस। और उसके बाद डजेंट इनकरेज स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। इससे इसमें क्या है, मतलब कि ये हमारा डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन को इनकरेज नहीं करता है सिस्टम। कैसे? जैसे कि सबको पता है कि हमारी डिमांड्स मेनली क्या है, फूड और समथिंग यू कैन से क्लोथ्स। और मतलब मेन हमारी एक फ़ूड को मान के चलो आप। अगर किसी को मेन हमारी डिमांड तो फूड ही है, क्लोथ्स एक हद तक, शेल्टर भी एक टाइम पे आप बना लोगे तो कितने साल मतलब कि आपको नहीं चाहिए होगा। और ठीक है। तो मेन आपकी डिमांड फूड है। तो हर कोई ये बोले कि मुझे फूड वाला बंदा ढूंढना पड़ता है कि मेरे पास अगर जैसे कि मान लो कि किसी के पास हाँ, तो जैसे कि कोई हमारा कारपेंटर है, एक बंदा जिसको कारपेंट्री का काम आता है वो कारपेंटर है। अब वो जगह जगह मतलब काम ढूंढ रहा है कि अगर उसको कारपेंट्री का कोई काम देगा तो ही उसको उसके बदले में फूड या वीट मिलेगा। ठीक है। अब एक टाइम अगर ऐसा आ जाए कि कारपेंटर का काम कोई करवाना ही ना चाहे, तो उसको अगर काम ही नहीं मिलेगा, फूड कहाँ से लाएगा? तो ये कारपेंटर, ये जो हमारा बंदा है, ये सोचे कि मैंने कारपेंटर का काम करना ही नहीं है, मुझे तो फूड चाहिए और फूड मुझे नहीं मिल रहा क्योंकि मेरे पास काम ही नहीं है। तो ये भी क्या शुरू कर दे, वीट ग्रो करना शुरू कर दे, वेजिटेबल्स ग्रो करना शुरू कर दे। अब ये जो हमारे इधर ए बी सी, कोई सी पर्सन है ऑलरेडी फूड, सॉरी, ये ऑलरेडी, ठीक है। तो ए बी सी जो तीन बंदे हैं ऑलरेडी फूड ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। अब अब उनको उनके पास सरप्लस फूड है। ठीक है। तो वो किसी ना किसी को तो देंगे ही। बट कारपेंटर बोले कि नहीं, मुझे कभी कभी काम नहीं मिलता और मुझे फूड के लिए दिक्कत होती है, तो मैं काम छोड़ के मैं भी फूड ग्रो करूँगा। ये भी फूड ग्रो करने लग गया। ठीक है। तो फूड तो सरप्लस हो गया, पर अगर किसी को कल को ये कारपेंटर का काम पड़े, पेंटर के काम की ज़रूरत पड़े, तो ये बंदे भी अगर अपना काम छोड़ के फूड ही ग्रो करने बैठ जाएं, वेजिटेबल्स ही ग्रो करने चले जाएं, तो हमारी डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होगी। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब होता है कि हमारी जो सोसाइटी में जितने भी बंदे हैं वो अलग अलग काम कर रहे हैं, कि ये वेजिटेबल्स ग्रो कर रहा है, ये वीट ग्रो कर रहा है, ये हमारा मिल्क डेयरी फार्मिंग कर रहा है, ये हमारा पेंटर है। ठीक है। ये हमारा कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन इन मेडिसिन्स है, मेडिकल पढ़ा हुआ है जिसने। तो दिस इज़ कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर, कि अलग अलग काम सोसाइटी में पर्सन्स कर रहे हैं। बट बार्टर सिस्टम में ये इसको इनकरेजमेंट नहीं मिलती। ठीक है। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है मनी। सो बार्टर सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेजेस हमने देख लिए। तो अब सोसाइटी को लगने लगा कि मनी मतलब आप किसी भी नाम से उस टाइम पे जानते हो कि कोई ना कोई ऐसी फॉर्म होनी चाहिए जिससे कि बार्टर सिस्टम की जगह ट्रेड, जो उसकी डिसएडवांटेजेस है बार्टर सिस्टम की, उसको दूर की जाए और ट्रेड आसानी से हो जाए। ठीक है। सो मनी के बारे में पढ़ लेते हैं। मनी किसी भी फॉर्म में हो, फॉर्म्स हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि मनी के मेनली फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है। सो मनी का प्राइमरी फंक्शंस है मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। हमने किसी भी प्रोडक्ट को उसकी क्वांटिटी मेजर करनी हो, तो मतलब हम सेल कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, कि 1 kg फॉर 10 रुपीज़, 1 kg फॉर 20 रुपीज़ समथिंग। ठीक है। तो मनी के साथ हमें किसी चीज़ की वैल्यू पता चलती है कि उसकी 1 kg किसकी वैल्यू क्या होगी।
और किसी चीज़ की वैल्यू तो ही पता चलेगी ना अगर उसकी हम मनी में कन्वर्ट करेंगे, मनी के साथ ट्रेड करेंगे। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज इजी मीडियम है ये एक्सचेंज करने का। इससे हमें दो पर्सन वो नहीं सर्च करने की ज़रूरत जिनकी सेम डिमांड्स हों, लाइक ए हैव सरप्लस वीट एंड बी हैव सरप्लस वेजिटेबल। तो ए और बी को मिलने की ज़रूरत नहीं है, ए सी के साथ भी ट्रेड कर सकेगा और बी डी के साथ भी कर सकेगा, कि चाहे उसके पास उसकी ज़रूरत की वो चीज़ हो ना हो। क्योंकि मनी आ गई, अगर बी के पास मनी आ गई तो अपनी मनी के साथ वो ए से वीट खरीद लेगा, और ए के पास अगर पैसा है तो वो बी से अपनी वेजिटेबल्स ले लेगा। ठीक है, ये तो मेन हो गई इसकी प्राइमरी वैल्यू, कि किसी चीज़ की वैल्यू पता करनी हो कि मतलब वो कॉस्ट से ही पता चलती है ना कि इतनी महंगी है सस्ती है, उससे हम उसको इन्फीरियर सुपीरियर कर देते हैं। और मीडियम ऑफ एक्सचेंज सेकेंडरी है हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, डेफर्ड पेमेंट। ये मैं आपको समझाती हूँ। स्टोर ऑफ वैल्यू कैसे, अगर हम मनी अर्न करते हैं किसी भी चीज़ में ट्रेड करके मनी अर्न करेंगे, हम उस मनी को स्टोर कर सकते हैं, ईजीली स्टोर कर सकेंगे ताकि हम उसको नेक्स्ट मंथ यूज़ करें, चाहे हम उसको 12 मंथ के बाद, 1 साल के बाद यूज़ करें, चाहे हम उसको 5 ईयर्स के बाद यूज़ करें, जब भी चाहिए वो स्टोर कर लेते हैं मनी को। उसकी जगह अगर हमारे पास सरप्लस वीट होगा, इफ़ वी हैव बाटर सिस्टम में और हमारे पास सरप्लस वीट है, हम या फिर आप मानो वेजिटेबल्स है, वीट हैज़ मच मोर लॉन्गर पीरियड दैन वेजिटेबल, जिससे हम उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, वीट को हम लॉन्गर टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं, बट उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, हमें स्पेस चाहिए स्टोरेज के लिए। ठीक है, ये अलग है। अब वेजिटेबल देखो, एक पहले वेजिटेबल की एग्जांपल, वेजिटेबल नॉर्मली 1 डे 2 डे एंड मोस्ट प्रोबेबली 5 डेज़ में ख़राब हो जाती हैं, इससे लॉन्गर हम इसको स्टोर नहीं कर सकते। और अगर हमें इस वाले पीरियड में 1 डे 2 डे 5 डे 7 डे तक भी अगर कोई वेजिटेबल सही रहती है तो उसको बेचने के लिए हमें बंदा नहीं मिला, तो हमारा जितना भी मेहनत लगी इसको ग्रो करने में सारी वेस्ट है, इसको हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि मीडियम ऑफ मनी इज़ अ मीडियम ऑफ स्टोरेज, स्टोर ऑफ वैल्यू। आज की गई अपनी हार्डवर्क को हम स्टोर करके 5 साल बाद भी यूज़ कर सकते हैं मनी। ठीक है, हमारा सेकंड कंसेप्ट है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू का एज अ सेकेंडरी फंक्शन मनी का कैसे है, वही सेम थिंग कि अगर आप किसी चीज़ को स्टोर कर सकते हो एज अ मनी अर्न किया आपने अपने हार्डवर्क से, तो आप अपना हार्डवर्क ही स्टोर कर रहे हो। ऐसे ही ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू में भी अगर किसी का सन या डॉटर ए प्लेस पे, लाइक एग्जांपल जैसे यहाँ पे सोल्जर इन कश्मीर टू पेरेंट्स इन कन्याकुमारी, किसी किसी के पेरेंट्स कन्याकुमारी में है, ठीक है, पेरेंट्स हैं कन्याकुमारी में, और उनका सन या डॉटर है वो कश्मीर में एज अ सोल्जर, डॉक्टर, वट एवर प्लेटफॉर्म पे वो काम कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे हार्डवर्क करके अर्न कर रहा है, और अगर इसके पेरेंट्स ओल्ड एज हैं, ये हार्डवर्क मतलब ये काम ही नहीं कर सकते अब इस एज में, इनका खर्चा कैसे चलेगा। अब बाटर सिस्टम में तो वो वाला तो यहाँ पे काम नहीं आएगा, क्योंकि पेरेंट्स ओल्ड एज है तो काम नहीं कर सकते, तो इनके भी तो पर डिमांड्स और इनकी कुछ ज़रूरतें तो है ना, नीड्स हैं, वो भी फुलफ़िल करनी है। अगर यहाँ पे सन या डॉटर का जो हार्डवर्क है उसे मनी में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो वो ईज़िली इनको सेंड कर सकता है अपने पेरेंट्स को कन्याकुमारी में, और ये मनी से अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। उसके बाद डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट में क्या आएगा, सेम एज डेफर्ड पेमेंट में भी वही आपको ईएमआई वाला सिस्टम तो पता ही, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अगर कोई चीज़ हमारी है 10,000 की, हमारे पास एक टाइम पे सिर्फ 1,000 ही है, बाकी 9,000 नहीं है, बट हमें चाहिए 10,000 की चीज़, हमें अभी उसकी डिमांड है, नीड है, तो हमें चाहिए, बाकी के 9,000 कहाँ से लाओगे। ठीक है,
तो उस केस में आप मनी, अगर आपके पास मनी होगा तो आप ईएमआईज़ करवा सकते हो, जो भी हमारा आपका सेलर है, कि 10,000 को इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट 1,000 पर मंथ को भी कर दे, ठीक है। और हर मंथ आप इसको 1,000 पे करके 10 मंथ बाद आप अपना जो भी है भुगतान कर दो, अपनी पेमेंट कर दो। बट आपने पेमेंट तो की 10 मंथ में, बट आपने वो 10,000 वाली चीज़ की यूज़ तो ले ली ना एक ही बार, जब आपको उसकी एक्चुअल में नीड थी। सो इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन यू हैव मनी एज अ फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। उसके बाद है इसके इसके कंटिजेंट फंक्शंस में क्या है मनी के। बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, यस, फाइनेंशियल मार्केट जो हमारी चल रही है, शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट, अगर मनी इवॉल्व भी ना किया होता तो ये मार्केट्स कहाँ से आनी थी। क्रेडिट सिस्टम, उधार का ये जो सिस्टम है, शेयर मार्केट है, तो ये सिस्टम आना ही नहीं था। बाटर सिस्टम में क्या करते हैं आप, वीट के साथ, वीट या राइस के साथ, ऐसे तो शेयर मार्केट तो पॉसिबल थी ना। उसके बाद एम्प्लॉइंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एम्प्लॉइंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, हमारे प्रोडक्शन करने के लिए जो जो हमें चीज़ें चाहिए उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, मैन, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब इन सब चीज़ों को वैल्यू करने के लिए कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट होगी, अगर कोई बिज़नेस चलाना है, आपने खोलना है, कोई प्रोडक्शन करना है, व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट, या उसकी वैल्यू क्या होगी, क्या कॉस्ट आएगा, ये सब कुछ आप अपने मनी के साथ आइडिया लगा सकते हो। उसके बाद है क्रिएशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम वाया टैक्सेशन। सेम है, अगर मनी आपके सोसाइटी में मनी होगा तो आप जो हमारे वेल्दी वेल्दी जो हमारा एक क्या बोल सकते हैं उसको, जो हमारा वेल्दी सेगमेंट है, वो उनके पास 10 बिजनेस है करने के लिए, ठीक है, उनके पास पैसा भी ज़्यादा आएगा। ये जो टैक्स देते हैं फिर, ठीक है, ये जो टैक्स देते हैं, टैक्स मनी की फॉर्म में पे करेंगे गवर्नमेंट को, और उसके बाद क्या होगा, फिर गवर्नमेंट उसी टैक्स को हमारी सोसाइटी में वेलफेयर स्कीम्स के लिए स्पेंड करेगी। और अगेन दिस इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ वी हैव सम काइंड ऑफ मनी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब आप ये देखिए कि मनी हमारी सोसाइटी में बार्टर सिस्टम के बाद कैसे इवॉल्व हुआ धीरे धीरे, और किस किस टाइप में इवॉल्व हुआ, ठीक है। सबसे पहले आया हमारा कमोडिटी मनी, देन मेटेलिक मनी, देन पेपर टोकन रिप्रेजेंटेटिव फिएट मनी, वट एवर यू कैन से, देन बैंक मनी या डिपॉजिट मनी, और फिफ्थ है अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है मनी में, वो है क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। सो वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा आएगा कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी, और उसमें एक कंसेप्ट है इंट्रिंसिक वैल्यू, ये भी आपको अभी समझाऊंगी, ठीक है। तो हमारा आ गया कमोडिटी मनी। कमोडिटी का मीनिंग क्या होता है, कोई भी हमारी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट, वस्तु, है ना, उसको कमोडिटी बोल सकते हैं। कमोडिटीज़ इन इकोनॉमी लैंग्वेज मोस्टली यूज़ होता है, ठीक है। कमोडिटी कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे एग्जांपल है आयरन नील्स, बियर पेल्ट्स, कोको बीन्स, व्हेल टीथ, गोल्ड नगेट्स। आपने सुना ही होगा, है ना, कि जो कोको बीन्स जैसे एग्जांपल दिया, आयरन के नील, आयरन नील्स मतलब जिसको हम वो कील बोलते हैं, है ना, कील, है ना, उसको बोलते हैं। बियर पेल्ट्स, बियर के जैसे भी व्हेल टीथ है, व्हेल के टीथ है, ऐसे इलीगल जो इनकी पोचिंग करके एनिमल्स की, या है ना, तो उनके ऑर्गन्स निकाल के, जैसे एलिफेंट टीथ भी होते हैं, तो ऐसी चीज़ बियर पेल्ट्स भी कुछ हो, आई डोंट हैव एन आइडिया दिस। गोल्ड नगेट, सोने का कुछ भी, है ना, तो ये हमारी कमोडिटी मनी हो गई। लाइक अगर यू नीड 1 kg ऑफ वेट वेट एक मिनट, इफ़ यू नीड 1 kg ऑफ वीट, तो उसका वीट का जो ओनर है वो बोलेगा गिव मी 10 कोको बीन्स, या फिर फाइव गिव मी 5 आयरन नेल्स, देन आई विल गिव यू 1 kg ऑफ वीट, ठीक है। तो ये हमारा कमोडिटी मनी हो गया। अब कमोडिटी मनी इंट्रिंसिक वैल्यू, मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा देती हूँ पहले। ये कंसेप्ट है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू। इन्होंने इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ कॉइन दी है, तो कॉइन भी तो एक मेटल ही है ना, इसकी जगह आप कोई भी कमोडिटी भी अगर लगा दो, आयरन नेल्स हो गए हमारे,
गोल्ड के नगेट्स हो गए, तो सेम चलेगा हमारा। तो ये समझ लो कि इंट्रिंसिक वैल्यू होती क्या है, कि इंट्रिंसिक वैल्यू उस चीज़ को बोलते हैं कि अगर किसी कमोडिटी को हम एज अ मनी यूज़ नहीं करते, एज अ मनी यूज़ नहीं करते उस कमोडिटी को, बट उस कमोडिटी को हम मेल्ट करके उसकी ज्वेलरी बना दें, कोई वेपन, जैसे जैसे हमारे यहाँ पे आयरन नेल्स, उन्होंने बोला कि कमोडिटी मनी थी आयरन नेल्स। आयरन का काम तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, मतलब हर काम में आयरन यूज़ होता है। आयरन के नेल्स को हम मेल्ट करके उसका कोई वेपन बनाते हैं, ठीक है, उसका कोई हम घर पे कोई जो भी काम आती है चीज़ें, कोई उसकी चीज़ बना लें, ठीक है, जो हमारे हाउस होल्ड में आयरन का इतना कुछ बनता है, ठीक है। तो हमने आयरन नेल को कैसे यूज़ किया, एज अ मनी, या फिर एज अ समथिंग प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट विच वी कैन यूज़ इन सम अनदर वे इन अवर होम, फैक्ट्री, ठीक है। अगर किसी एक प्रोडक्ट या एक कमोडिटी, एक चीज़ को हम उसका एज अ मनी में यूज़ कर सकें, या फिर उसको मेल्ट करके या किसी भी तरीके उसका कुछ सेकंड यूज़ निकल आए, तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। इसके बाद एक यहाँ पे रह गया कि कमोडिटी मनी के प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। सबसे पहले कमोडिटी मनी, किसी भी प्रोडक्ट को एज अ मनी यूज़ करोगे तो किसी ना किसी प्रोडक्ट की कुछ तो पेरिशेबिलिटी होएगी, कि एक टाइम के बाद वो ख़राब हो जाए, है ना। जैसे कोको बीन्स, ऑफ कोर्स इट इज़ पेरिशेबल। उसके बाद आयरन नेल्स भी ले लो, रस्टिंग की प्रॉब्लम आएगी, है ना। उसके बाद यूनिफॉर्मिटी ही नहीं है, आयरन नेल कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोको बीन्स कोई अच्छी क्वालिटी का कोई बुरी क्वालिटी का है, सो यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। आप कैसे आप एक तय ये डिसीजन ले पाओगे कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसके बदले में हमें कितना दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। प्योरिटी की, अगर गोल्ड सिल्वर की कोई चीज़ है, प्योरिटी श्योर नहीं होएगी। और फॉरेनर्स, एक आप लोकल कम्युनिटी, अगर आपका एक लोकल एरिया है एज अ विलेज, जहाँ पे आप ये सब चीज़ों को आप एक्सचेंज कर रहे हो, इसके बाद सेकंड विलेज है ना, या कोई दूसरी सिटी है, तो हो सकता है ना उसमें कुछ और चीज़ें चलती हो, कमोडिटी मनी है ऐसा, तो वो आपका एक्सेप्ट ही ना करें। तो ये इसकी कुछ प्रॉब्लम्स है। इंट्रिंसिक वैल्यू आपने देख लिया, अ प्रोडक्ट विच हैज़ अ फंक्शन ऑफ मनी एज वेल एज सम अनदर फंक्शन, वी कैन ऑल्सो यूज़ इट एज मनी और इन अनदर वे, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो सकती है। सेकंड हमारा है मेटेलिक मनी। तो उसके बाद मेटेलिक मनी, धातु मतलब मेटल, मेटल लाइक कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर और आयरन, दीज आर मेटल्स। सो इसके सिक्के आपको पता ही हैं, अभी भी चल रहे हैं हमारे, अभी जो हमारे रिसेंट सिक्के चल रहे हैं कॉइन्स, वो भी तो मेटल के हैं। तो वो कौन सा मेटल है, कुप्रो निकल, कॉपर आयरन और निकल को मिक्स करके वो कॉइन्स बनाते हैं। वाई, बिकॉज टू, इनका क्या स्मगलिंग होती है, पहले बनते थे हमारे एक ही मेटल के कॉइन्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इनकी स्मगलिंग होती है क्योंकि इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, जो इनकी फेस वैल्यू से ज़्यादा है। ये कंसेप्ट मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। तो स्मगलर्स क्या करते हैं, इनको मेल्ट करके, इनको कुछ मतलब एज अ मेटल यूज़ कर रहे हैं कोइंस को मेल्ट करके, कि अगर 5 रुपीज़ का कोइन है बट उसकी वैल्यू एक्चुअल में 5 रुपीज़ से ज़्यादा उस मेटल की। तो ठीक है, ये हमारे हो गए मेटेलिक मनी। ट्रेडर्स और किंग्स ने शुरू किए थे मेटल के एक जैसे राउंड शेप, स्क्वायर शेप मेटल में, उसके ऊपर अपना नाम छाप दिया, अपनी कोई पिक्चर छपवा दी अपने कोई महल की या वट, ठीक है। तो वो हो गए सब। उसके बाद इंडो ग्रीक किंग्स और कुशान्स ने हमारे गोल्ड कॉइन इशू किए, सबसे पहले आई थिंक इन्होंने इशू किए इंडिया में। बट गुप्ता के जो गोल्ड कॉइन थे वो सबसे ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं क्योंकि उसमें वैरायटी बड़ी थी। उसके बाद दिल्ली सल्तनत किंग्स ने सिल्वर टका, शेरशाह सूरी ने रुपया इशू किया और अकबर ने मोहर इशू की, ठीक है। ये हमारा हो गया मेटेलिक मनी। लेट्स मूव फर्दर। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस लेसन, और थोड़ा सा शायद बोरिंग भी हो जाए बिकॉज आई हैव अ हैबिट ऑफ एक्सप्लेनिंग सो मच, तो प्लीज़ उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। उसके बाद है हमारा मेटेलिक मनी के अंदर एक कंसेप्ट है फुल बॉडीड वर्सेस टोकन कॉइन। अब वही मैं आपको जो कंसेप्ट समझा रही थी हमारे मॉडर्न कॉइन का, स्मगलिंग वाला केस इसमें है। तो फुल बॉडीड कॉइन्स किसको कहते हैं, फुल बॉडीड कॉइन्स मैंने आपको इंट्रिंसिक वैल्यू पढ़ा दी
किसी मेटल की जो एज अ मनी यूज़ करते हैं, तो उसके अलावा अगर किसी उसका कोई और यूज़ है, सेकंड यूज़ है, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो अगर किसी कॉइन जैसे ही 8 ग्राम का गुप्ता का गोल्ड कॉइन है, फॉर एग्जांपल, अगर इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, गोल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू 8 ग्राम गोल्ड है, अगर इसको हम 1 मान लें, ठीक है, 1 रुपया मान लो आप, 1 रुपया या 10 रुपीज़ मान ले इस कॉइन की वैल्यू को, है ना। ये 8 ग्राम का गोल्ड कॉइन है। अगर इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल या ज़्यादा हुई इसकी फेस वैल्यू से, मतलब फिर समझो एक बार, अगर ये 8 ग्राम का गोल्ड कॉइन है, इसकी हम 10 रुपीज़ वैल्यू मान लेते हैं, कॉइन की वैल्यू, ना कि 8 ग्राम गोल्ड की नहीं मान रही, ठीक है, कि कॉइन की वैल्यू है 10 रुपीज़ और ये है 8 ग्राम का गोल्ड, और 8 ग्राम गोल्ड की अगर वैल्यू 50 रुपीज़ निकल आई, है ना, तो ये तो लॉस हो गया। इंट्रिंसिक, ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है 50 रुपीज़ 8 ग्राम गोल्ड के कॉइन की। वैसे हम उसको 10 रुपीज़ एज अ 10 रुपीज़ यूज़ कर रहे हैं, बट उसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या निकली, 50 रुपीज़। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा हो गई। या फिर अगर इसकी 8 ग्राम गोल्ड की वैल्यू भी 10 रुपीज़ है, तो इक्वल हो गई। इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू अगर ज़्यादा हो या इक्वल हो, उसको बोलते हैं फुल बॉडीड कॉइन, कि जिसमें दबा दबा के मेटल भरा हुआ है, इसको मेल्ट करके कुछ और भी बना लो तो भी आपका लॉस नहीं होगा। और उसके बाद हमारे टोकन कोइंस है। टोकन कोइंस में इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल नहीं होती, ज़्यादा भी नहीं होती। एक्चुअल में इंट्रिंसिक वैल्यू कई कम होती है। जैसे कि 50 पैसा हमारा ये जो मॉडर्न कोइन है, ये 4 ग्राम स्टील से बना है, ठीक है। 4 ग्राम स्टील की वैल्यू में भी 50 पैसा से भी कम हो, ठीक है। तो ये उसके बाद हमारा ये एग्जाम्पल्स इसमें कुछ दिए हुए हैं सर ने। डिबेसमेंट किसे कहते हैं, डिबेसमेंट किसे बोलते हैं, कंसेप्ट है एक्चुअली, नोट एग्जाम्पल, कंसेप्ट है। डिबेसमेंट, बेस मतलब डिबेसमेंट से मान लो, डी बेस मतलब किसी चीज़ का बेस, डी होता है किसी चीज़ का उल्टा, नेगेटिव नेगेटिव सेंस में उल्टा काम करना। तो डिबेसमेंट क्या हो गया, किसी मेटल कोइन में उसके अमाउंट को डिक्रीज़ कर दो, उसको डिबेसमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी किंग का रूल वीक हो जाए, पुअर हो जाए, जैसे औरंगज़ेब और रोमन किंग ने डिबेसमेंट किया होगा, जैसे कि इन्फ्लेशन हो गई किसी किंग के रूल में, तो उसने 8 ग्राम गोल्ड कॉइन जो इशू करता था, उसकी 10 रुपीज़ वैल्यू रखता था, है ना, रुपीज़ नहीं चलते थे, तो मैं अपना एक एग्जांपल दे रही हूँ। और 8 ग्राम गोल्ड कॉइन की जगह बाद में उसने उसको 5 ग्राम का गोल्ड कॉइन बनाना शुरू कर दिया। तो वो क्या उसने कर दिया, 8 ग्राम से 5 ग्राम कर दिया, तो उसने डिबेसमेंट ऑफ कॉइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये वही है कि तुगलक ने टोकन कॉइन शुरू किए थे, वो सक्सेसफुल नहीं हुए 1330s में। तो उसके बाद हमारे इंडियन मॉडर्न कॉइन्स आ गए। तो हमारे इंडियन कॉइन्स हैं जो, ये प्री के लिए आपका फैक्ट इम्पोर्टेंट है कि मॉडर्न इंडियन कॉइन्स हमारे जो चल रहे हैं अभी, उसको टोकन्स कॉइन कहते हैं, बिकॉज इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है, इक्वल नहीं, कम नहीं है। हमारा कुप्रो निकल मेटल यूज़ करते हैं, कॉपर, आयरन प्लस 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 निकल, 3 मेटल्स को मिक्स करके हम अपने कॉइन्स बनाते हैं, ताकि अगर उसको कोई मेल्ट करे तो उसको कोई फ़ायदा ना हो, क्योंकि तीनों मेटल को अलग करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है, और उसकी स्मगलिंग ना हो सके। और हमारे कॉइनेज एक्ट 2011 में प्रोहिबिटिंग मेल्टिंग ऑफ कॉइन्स है, मतलब कॉइन्स को मेल्ट करना प्रोहिबिशन है, फिर भी इलीगली स्मगलिंग होती थी पहले, अब मे बी कंट्रोल हो गया हो, बिकॉज ऑफ मिक्सचर ऑफ metals we are using in making these coins. Intrinsic value I have covered also, ये एक पढ़ लो। मैंने मेटल की बता दी थी कि इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। पेपर करेंसी की बताओ अब। पेपर करेंसी, ये जो हमारे नोट्स बनते हैं, इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। कैन यू यूज़ पेपर एज अ मनी, और व्हाट इज़ द सेकंड यूज़ ऑफ पेपर, जेन्यून यूज़ बताना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, करेंसी नोट है, 10 रुपीज़ के नोट है आपके पास, है ना, 10 रुपीज़ के मान लो आपके पास 100 नोट है। आप इसकी नोटबुक या डायरी बना सकते हो, या फिर आपका ये जो 10 रुपीज़ के ऊपर प्रिंट है, वट एवर इट हैज़ ग्राफिक, है ना, इसको आप रिवर्स करके, इसको प्लेन पेपर करके नोटबुक डायरी नहीं बना सकते। और अगर कर भी दिया, हो भी गया ऐसा,
तो उसकी 10 रुपीज़ की वैल्यू एज अ कोई एक्सेप्ट करेगा आपके नोट को? नहीं करेगा। सो इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है हमारी पेपर करेंसी की, इट इज़ अ फैक्ट टू रिमेंबर। पेपर करेंसी की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा पेपर मनी। सो आई थिंक अब ये वाला कंसेप्ट है जो पेपर मनी, आई थिंक ये मैं सेकंड वाली वीडियो आएगी उसमें कराऊंगी, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और ठीक है, और आपका फोकस भी नहीं बन पाएगा इतनी देर तक। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और वट एवर आई हैव टोट यू, यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए अपने इकोनमी लवर्स फ्रेंड्स के साथ। और वंस अगेन वेरी वेरी थैंक्स टू मुनाल सर फॉर दीज very good helpful notes. So thank you friends.